सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा क्षितिज भाग 2 से कवि देव द्वारा रचित कवित्त की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम सवैया और कवित्त पढ़ चुके हैं, आप पूरा वीडियो में देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, कवि देव ने ब्रज भाषा में अपने रचनाएं जो हैं की हैं। इन रचनाओं को आपने ध्यान से सुनना है और पढ़ना है, तभी आप समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं देवरचित कवित्त। फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, उदती दधि को अधिकाए उमंगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद। तारा से तरुणिता में ठाड़ी झील मिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मालिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो ये कवित्त हमने पढ़ा। इस कवित्त के भावार्थ को आप समझेंगे। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत कवित्त हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित देव द्वारा रचित कविताओं से अवतरित है। इस कवित्त में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात का सुंदर वर्णन किया है और चंद्रमा में राधा के प्रतिबिंब की सुंदर कल्पना की है। ये आप लिखेंगे। तो देखिए इसका भावार्थ। फटिक सिलानी, फटिक होता है स्फटिक, यानी स्फटिक पत्थर होता है। सिलानी शिला, पत्थर की शिलाएं आपने सुनी होंगी। स्फटिक सफ़ेद चमकने वाला पत्थर स्फटिक पत्थर होता है। शिला पर सुधारो बनाया गया है सुधा मंदिर, अमृत रूपी मंदिर। सुधा अमृत मंदिर, मंदिर। उदती दधी, दही का समुद्र। दही, दधी होता है दही। उदधी समुद्र। अधिकाय उमगे अमंद, अधिकाय अधिक मात्रा में, उमगे उमड़ता हुआ, अमंद जो मंद न हो, जिसकी गति कम न हो। तो कवि कहना चाहता है कि स्फटिक शिला पर अमृत रूपी मंदिर का निर्माण हुआ है, अमृत रूपी मंदिर बनाया है, जो उदती दधी, दही के समुद्र जैसा दिखाई देता है और जिसकी गति अमंद नहीं है, अर्थात जो तीव्र गति से उमड़ रहा है। उमगे मतलब उमड़ना। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद। फरस बंद चबूतरा कह सकते हैं आप, फर्श कह सकते हैं, फैन झाग होते हैं। तो कवि कहता है उस आंगन में, उस अमृत रूपी मंदिर यानी राधा के मंदिर में, राधा के रंग महल में सफ़ेद फर्श पर दूध का फैन, दूध के झाग इस तरह फैले हैं कि बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव। भीति होता दीवार, कि बाहर से अंदर कोई दीवार दिखाई नहीं देती, अर्थात सब कुछ पारदर्शी दिखाई देता है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता हो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तारा सी तरुणिता में ठादी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद। और उसमें तारा सी तरुणी, तरुणी होता है युवती। आगे कवि कहता है उस सफ़ेद महल में या मंदिर में तारों सी युवती जो है, यानी जो युवतियां हैं, झिलमिली होती, झिलमिला रही होती नज़र आ रही हैं। जिस
जिसकी मुस्कुराहट जो है मोती की ज्योति, ऐसा लगता है मानो मोतियों की ज्योति उनको मिल गई ही है, मोतियों की चमक उनको मिल गई है। मल्लिका को मकरंद, और मल्लिका के फूलों की सुगंध उसको मिल गई है। अर्थात कवि ने पृथ्वी और आकाश में चांदनी रात का मनोरम चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि तारों की ज्योति इस प्रकार से खिली हुई है कि वह मोतियों सी सफ़ेद चमक रही है और मल्लिका के फूल की भांति सुगंधित है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी रह गई, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि कहता है कि राधा का सुंदर जो चेहरा है, ऐसा प्रतीत होता है कि आरसी से अंबर, आरसी होता है दर्पण, कि आकाश जो है दर्पण की तरह चमक रहा है और उसकी आभा उजली प्रतीत हो रही है, उजारी उजली, मानो उसमें प्यारी राधिका, मानो उसमें चंद्रमा में राधा का प्रतिबिंब नजर आता है। अर्थात चंद्रमा राधा के मुख से ही चमक रहा है, इसलिए राधा के सौंदर्य के सामने चंद्रमा की जो चमक है वो सर्वोपरि है, यानी चंद्रमा प्यारी राधा का प्रतिबिंब बन गया है, ये आप लिखेंगे। अब चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो आपने लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत कवित्व की सप्रसंग व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत कवित्व में आंगन और फर्श पर चांदनी किस प्रकार फैली हुई दिखाई गई है। इसमें आप उत्तर में लिख सकते हैं, आंगन और फर्श पर दूध की झाग सी चांदनी फैली हुई है, ये उत्तर लिखेंगे। पद में चांद की तुलना राधा से क्यों की गई है। उत्तर में आप लिखेंगे, चांद असंख्य तारों के बीच अकेला है। जिस प्रकार गोपियाँ राधा को घेरे रहती थी, उसी प्रकार तारे जो है चांद को घेरे हुए हैं, चमक रहे हैं। तो इसलिए गोपियों के बीच जैसे राधा का सौंदर्य अलग है, वैसे ही चंद्रमा का सौंदर्य भी अलग है और राधिका का प्रतिबिंब बना हुआ है। तो ये आप उत्तर में लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न लिखेंगे, प्रस्तुत कवित्व में निहित भाव सौंदर्य स्पष्ट करें, ये आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे, प्रस्तुत कवित्व का शिल्प सौंदर्य लिखें। शिल्प सौंदर्य में आप लिखेंगे, तत्सम शब्दावली युक्त ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है, कवित्व छंद का प्रयोग देखने को मिलता है, माधुर्य गुण विद्यमान है और इसमें उपमा रूपक अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग सफलता से किया गया है। श्रृंगार रस देखते ही बनता है, ये आप शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। अब चलते हैं अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो आपको लिखने हैं और याद करने हैं। अभ्यास के प्रश्न आप करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, कवि ने श्री ब्रजदुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है, ये आप प्रश्न लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे, देव जी ने श्री ब्रजदुल्हा श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। वे समस्त संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्जवल और महिमामान हैं। देव जी के अनुसार जिस प्रकार दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है,
उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में जय जग मंदिर, दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा, देव सहाय, ये पंक्ति आपको याद होगी, वहाँ से इसका उत्तर लिया गया है। उसी प्रकार संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश और पवित्रता का संचार करते हैं, अर्थात उनके सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित करती है। ये आप उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत सवैये में उन पंक्तियों को छाट कर लिखे जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कटी किंकनी के धुनी मधुराई, देखिए क की ध्वनि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार को दर्शाती है। सावरे रंग लसे पटपीत, पटपीत में अनुप्रास अलंकार। हिये हुलसे वनवाल सुहाई, हिये हुलसे में ह की आवृत्ति जो है अनुप्रास अलंकार को दर्शाती है। रूपक अलंकार देखिए, मंद हंसी मुखचंद, मुखचंद में रूपक अलंकार आप कह सकते हैं, तो ये आप लिखेंगे। अगला प्रश्न, जय जग मंदिर में दीपक सुंदर, इस पंक्ति में भी रूपक अलंकार है। संसार की समानता मंदिर से की गई है, जग मंदिर दीपक। आगे प्रश्न देखिए, कवि ने इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हुए पायनी नुपुर मुंज बजई कटी कंकनी की धुनी, ये आप स्वयं इसकी एक प्रकार से व्याख्या या भाव सौंदर्य स्पष्ट करते हुए इसका काव्य सौंदर्य आपने निकालना है, तो ये आप लिखेंगे, स्वयं बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत से किस प्रकार भिन्न है। डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के, उन पंक्तियों से पूछा है। तो दूसरे कवियों द्वारा ऋतु बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त द्विवेदी जी ने बसंत ऋतु को कामदेव का पुत्र मानकर, यानी एक बालक के समान राजकुमार के रूप में प्रस्तुत किया है, चित्रित किया है। दूसरे कवियों ने जहाँ बसंत को मादकता या मादक रूप को सराहा है, उसी और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित किया है, दिखाया है। देवदत्त द्विवेदी जी ने, यानी देव ने एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति, यानी पुरानी जो रीति चल रही थी, उससे भिन्न प्रकृति के सुंदरता या उसके लिए आसक्त दिखाया है। बसंत के परंपरागत जो वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिक का मिलना, झूले झूलना आदि दिखाई देते थे, लेकिन देव ने समस्त प्राकृतिक उत्पादनों को बालक बसंत के लालन पालन, यानी उसके वात्सल्य को ही सहायक बनाया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रातः जगावत गुलाब चुटकारी दई, इस पंक्ति का अर्थ बताना है आपने। प्रस्तुत कवित्व में या पंक्तियों में देवदत्त द्विवेदी ने बसंत रूपी बालक का प्राकृतिक के माध्यम से लालन पालन करते हुए दर्शाया है, यानी उसकी वात्सल्य भाव को दर्शाया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने बसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। बसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया है। बसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया है। प्रातः होने पर उसे गुलाब की फूल जो है चुटकी बजाकर जगा रही है। तात्पर्य यह है कि बसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। ये आप लिखेंगे, इसका भाव लिखेंगे। आगे है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन रूपों में देखा है। पूर्णिमा की चांदनी रात को धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली हुई कि स्फटिक, यानी क्रिस्टल जो स्फटिक पत्थर होता है, नामक शिला से निकलने वाली धूदिया रोशनी संसार रूपी मंदिर को प्रकाशित कर रही हो, ये आप लिखेंगे। देव की नज़रें जहाँ तक जाती हैं उन्हें वहाँ तक बस चांदनी ही चांदनी नज़र आती है। ऐसा प्रतीत होता मानो धरती पर दही का समुद्र जो है हिले ले रहा हो, यानी दूध जो है चारों तरफ फैला हो, दही फैली हो और समुद्र दही का हो।
देवदत्त ने अनुसार चांदनी रूप दही का समंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लिखा है। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान है। उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है, ये आप लिखेंगे। और इसमें लिख सकते हैं, कवि देव ने जब चांदनी रात का आकाश को निहारते हुए देखा तो निहारते हैं तो ऐसा भ्रम होता है मानो आकाश के तारे नायिका का वेश धारण कर उसकी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हैं, ऐसा आप लिख देंगे। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप देखिए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इसमें राधिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता को यहाँ पर कवि ने जो है चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से न करके बल्कि चांद को ही राधा से हीन बताया है, यानी चांद जो है राधा का प्रतिबिंब है, तो इसलिए व्यतिरेक अलंकार यहाँ पे होगा, उपमा अलंकार इसमें नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अंतिम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तीसरे कवित्व में बताइए, ये आप छोड़ सकते हैं, इसको आपने नहीं लिखना है। पठित कविता के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं, ये आप लिखेंगे। भाव सौंदर्य में जैसे लिखते हैं, कवि देवदत्त ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, कवित्व और सवैया छंद का प्रयोग किया है, भाषा में कोमलता और माधुर्य गुण जो है संपन्न है। देवदत्त ने प्राकृतिक चित्रण को विशेष महत्व दिया है, ये आप लिखेंगे। देवदत्त अनुप्रास अनुरूपक अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करते हैं। देव के प्राकृतिक वर्णन में अपरंपरागिकता है, यानी परंपराओं को छोड़कर उन्होंने कुछ नया लिखा है। उदाहरण के लिए उन्होंने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर बसंत के नायक के रूप में नायक न दर्शाकर बालक को या शिशु के रूप में रोमांचित प्रदर्शित किया है, चित्रित किया है, तो ये आप लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके आप सभी प्रश्नों को लिखें और याद करें। धन्यवाद।